अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एमसीक्यू शुरू करने हैं डेप्रिसिएशन के। पहला एमसीक्यूज है, डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस, रेवेन्यू, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। डेप्रिसिएशन हमारे पास एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, लाइबिलिटी है या कैपिटल है। तो अब बच्चों आपको पता है कि डेप्रिसिएशन हमारे पास खर्चा होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की टूट फूट हो जानी उस वैल्यू में कमी आ जाती है। तो कमी आने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास एक किस्म का एक्सपेंस हुआ है, तो डेप्रिसिएशन हमारे पास एक्सपेंस कहलाती है। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट। ग्रेजुअल डिक्रीज से मुराद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कमी हो जाना एसेट में। एफिशिएंसी का मतलब काम करने की सलाहियत, ठीक है ना, कि काबिलियत जो है वो एसेट की जो कम होती है इसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस जो है भी इसमें से बन जाती हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बन रही है, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। द परमानेंट एंड कंटिन्यूस डिमिनिशिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन एसेट, ठीक है ना, किसी एसेट में क्वालिटी में, एसेट की क्वालिटी में कमी आना या एसेट की क्वांटिटी यानी मिकदार में जो है वो कमी आना, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन कहलाती है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन मीन्स। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूज इन बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ अबव आंसर होगा, क्योंकि एग्जॉस्शन ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट यानी कि ख़राब हो जाना, ख़त्म हो जाना, एक लाइफ इफेक्टिव लाइफ, एक जो एसेट की ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाना, ठीक है ना, वो भी हमारे पास डेप्रिसिएशन कहलाता है। डिमिनिशिंग इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट, तो किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना, और रिड्यूसिंग इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू द बिजनेस यूज़। तो ये तीनों हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो मतलब कहलाता है, तो इसलिए ऑल ऑफ अबव इसका आंसर होगा। उसके बाद है हमारे पास इंटरनल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। इंटरनल कॉजेज डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है, इंटरनल का मतलब ये होता है कि ख़ुद उसको यूज़ किया जाए विद एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको इस्तेमाल करने से उसमें कमी आए, तो उसमें वेयर एंड टेयर एंड डेप्लेशन हमारे पास ये दोनों कहलाएंगे। डेप्लेशन से मुराद होता है जो कुदरती ज़राए हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो हमें गॉड गिफ्टेड होते हैं, अगर उनमें जो है वो मुकम्मल तौर पे उनका खात्मा हो जाए तो वो भी हमारे पास इंटरनल डेप्रिसिएशन, इंटरनल कॉज कहलाएगी डेप्रिसिएशन की। एब्सॉल्सेंस जो है वो इसका मतलब ये होता है कि कोई न्यू चीज़ हमारे पास आई है, ठीक है, न्यू मॉडल किसी चीज़ का बना है और पिछली चीज़ की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, बेशक हमने उनको यूज़ भी नहीं किया, तो एब्सॉल्सेंस इसका आंसर नहीं होगा, इसलिए ए एंड बी जो है वो इसका आंसर कहलाएगा। उसके बाद है डेप्रिसिएशन इज़ द डेप्रिसिएशन विच अकर्स ड्यू टू द सर्टेन इनहेरेंट नॉर्मल कॉज इज़ नोन एज। नॉर्मल कॉजेज़ की वजह से अगर डेप्रिसिएशन में कमी आती है तो इंटरनल डेप्रिसिएशन भी है, एक्सटर्नल भी है और सीजनल डेप्रिसिएशन है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर ठीक होगा। द फिजिकल डिटोरेशन इन एन एसेट ड्यू टू द यूज़ इन बिजनेस। फिज़िकली जो है चीज़ की जो है वो फिज़िकली टूट फूट हो जानी चीज़ की, वो क्या कहलाएगी, वियर एंड टियर, ठीक हो गया, क्योंकि इस्तेमाल करके चीज़ को यानी कि इस्तेमाल करके चीज़ की कमी चीज़ की वैल्यू में कमी आ जाना हमारे पास वियर एंड टियर कहलाता है। उसके बाद है डिक्लाइन इन द वैल्यू प्रोपोर्शनेट द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, यानी क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि चीज़ की मिकदार, प्रोडक्शन जो चीज़ हमने बनाई है उसकी टोटल मिकदार जो है वो ख़त्म हो जाना हमारे पास क्या कहलाएगा। आगे फॉर एग्जांपल है माइन एंड क्यूरिटीसी, यानी कि नमक या कोयले की कान वगैरह जिस तरह से हम यूज़ करते हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता से मुकम्मल जो है तौर पे कमी आ सकती है। या हम लोग अगर जंगलात को यूज़ करते हैं तो जंगलात में जो दरख्त वगैरह हैं अगर उनको भी हम लोग यूज़ करते जाएँ तो उनके भी मिकदार में कमी आ सकती है, इसलिए ये हमारे पास क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन की कमी हमारे पास डेप्लेशन कहलाती है। उसके बाद है इंटरनल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। जो इंटरनल से मुराद ये होता है, सॉरी एक्सटर्नल कॉज है, एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन से मुराद ये होता है कि चीज़ को हमने इस्तेमाल तो नहीं किया लेकिन मार्केट वैल्यू चीज़ की ऑटोमेटिकली न्यू मॉडल के आने की वजह से ख़त्म हो गई है, या उसका एक्सीडेंट हो गया है, या फ्लक्स ऑफ टाइम हो गया है, ठीक है, या टाइम का ज़ाया वगैरह हो गया है, तो यहाँ वक्त गुजर जाता है और चीज़ जो है वो पड़ी पड़ी बेकार हो जाती है। तो एक्सटर्नल कॉजेज जो है वो तीनों ही इसमें आएंगे, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू द चेंज इन हैबिट
एंड द टेस्ट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का टेस्ट या लोगों का जो है वो हैबिट लोगों की चेंज हो जानी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एफ्लक्स ऑफ टाइम, सॉरी एक्सीडेंट, वेयर एंड टेयर या एब्सॉल्सेंस। तो एब्सॉल्सेंस इसका आंसर ठीक है, क्योंकि एब्सॉल्सेंस से मुराद ये होता है कि न्यू चीज़ कुछ ऐसी आई है या लोगों की हैबिट चेंज हो गया। जैसे कि पहले यूज़ होते थे जो है वो कीपैड वाले मोबाइल यूज़ होते थे, अब लोगों का जो है वो रुझान टच फ़ोन में हो गया है, तो इसलिए अब लोगों की हैबिट या टेस्ट जो है वो टच मोबाइल में हो गया। तो कीपैड वाले फ़ोन आपको मार्केट से भी अवेलेबल होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, क्योंकि न्यू इनोवेशन, नई जिद्दत के मोबाइल जो हैं वो आ गए हैं। ठीक है, तो नया मॉडल अगर आ जाता है तो पुरानी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये एब्सॉल्सेंस कहलाता है। उसके बाद है द नीड फॉर प्रिविजन ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नेसेसरी टू, हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो ज़रूरी क्यों होती है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से मुराद ये होता है कि हमें पता है कि आने वाले वक्त में जो है वो चीज़ की कमी हो जाएगी, तो हमें थोड़ा बहुत पैसा रिज़र्व रखना चाहिए ताकि हम उसकी जो है वो वैल्यू को पूरा कर सकें। तो इसमें यहाँ हम जो अगर हमारा एसेट कोई ख़राब हो गया तो हम पिछले कोई न्यू एसेट लेने के लिए हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उसको रिकवर कर सकें, तो उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो इसमें हमें असेटमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो हमें जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो है वो असेंटेनमेंट वगैरह चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ हमें प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोडक्शन को देखना होगा, या रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट करना होगा, या ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए तो हमारे पास प्रोविजन होनी चाहिए, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद है वी राइट द डेप्रिसिएशन ऑन द, हम जो है वो डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं। डेप्रिसिएशन आपको पता है कि हमारे पास एक्सपेंस होता है, और ये वो एक्सपेंस होता है जो कि चीज़ की कमी में चीज़ के अंदर कमी लेकर आता है, उसकी वैल्यू के अंदर कमी लेके आता है। तो एक्सपेंस आपको पता है हमारे पास डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट साइड पे इसको लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिख सकते, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का मकसद ये होता है कि हमने जो प्रोडक्शन का एक्सपेंस हुआ है हमारे पास, हमने उसको देखना है। क्रेडिट साइड पे नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रेडिट साइड पे हम इनकम लिखते हैं। यहाँ क्रेडिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो भी हमारे पास इनकम के लिए यूज़ होगा। तो डेबिट साइड का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हम उसमें लिखेंगे। याद करिएगा, पार्ट 1 में आप लोगों ने जब फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ा था तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जो है वो डेप्रिसिएशन लिखते रहे हो। उसके बाद है इफ़ द डेप्रिसिएशन इज़ नॉट टेकन इनटू द अकाउंट द वैल्यू ऑफ एन एसेट इन बुक, अगर हम लोग डेप्रिसिएशन हुई है किसी एसेट की तो हमने उसको बुक्स में नहीं लिखा, एसेट के बुक में। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो फर्नीचर जो है वो ख़राब हुआ है, तो अब फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, हमने उसको नहीं लिखा, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मे बी मोर का आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट। अब डिविडेंड से मुराद ये होता है जो हम लोगों ने प्रॉफिट देना होता है उन शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स के जो प्रॉफिट वगैरह हैं वो कब तक डिक्लेयर नहीं हो सकते, जब तक हम लोग डेप्रिसिएशन लिख ना लें। ठीक हो गया। डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट वगैरह भी आ सकते, लेकिन बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम जब तक लिखेंगे नहीं तब तक डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एसेट, रिड्यूसिंग द ग्रेजुअली डिक्रीज ऑफ एसेट, या इज़ अ रेगुलर लॉसेस। तो ऑल ऑफ दीज सबका जो है वो आंसर यही कहलाएगा, क्योंकि ग्रेजुअली सब में डिक्रीमेंट होती है। उसके बाद है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है लचक आ जानी। तो फ्लक्चुएशन से क्या मुराद है, डज नॉट रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एसेट, मे बी राइज और मे बी फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, द ग्रेजुअली इज जनरली इरेगुलर, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि फ्लक्चुएशन जो है वो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी से भी रिलेटेड होती है, या कभी एसेट की वैल्यू गिर भी जाती है, कभी जो है वो राइज भी हो जाती है, या इरेगुलर चेंजेस आता है। यानी कि इसमें ये मुराद होता है कि कोई ऐसा एसेट भी होता है हमारे पास जिसको हमने इस्तेमाल भी किया है लेकिन उसकी वैल्यू में कमी नहीं आई, या कोई ऐसा एसेट भी ये होता है जो रेगुलरली जो है वो कभी चेंज होता है, कभी जो है वो नहीं चेंज होता। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं लैंड की। लैंड आपको पता है
कि उसको इस्तेमाल जितना भी करेंगे उसकी वैल्यू में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। या हमारे पास अगर गोल्ड है तो गोल्ड जो है वो भी एक किस्म का हमारे पास एसेट है, उसकी वैल्यू भी कभी कम होती है तो कभी ज़्यादा होती है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या मार्केट में जितनी भी किसी चीज़ की डिमांड होती है ना उससे रिलेटेड होती है। तो हम कह सकते हैं फ्लक्चुएशन इन सब ऑप्शन में मौजूद है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद है डेप्रिसिएशन अकर्स। डेप्रिसिएशन कब होती है? अप टू 1 ईयर, अप टू 2 ईयर्स, टिल द लास्ट डे ऑफ द एस्टिमेटेड वर्किंग ऑफ लाइफ एसेट। यानी कि वर्किंग लाइफ देखते हैं एसेट की कब तक है, यानी कितनी देर तक जो है वो एसेट यूज़ हो सकता है, तो तब तक इसकी डेप्रिसिएशन अकर होती रहेगी। जैसे इसकी वर्किंग लाइफ ख़त्म हो जाएगी तब इसकी डेप्रिसिएशन भी ख़त्म हो जाएगी और हम उसको स्क्रैप वैल्यू के ऊपर सेल कर सकते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन इज़ द चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको पता है कि हमारे पास एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू के अगेंस्ट होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी। उसके बाद डेप्रिसिएशन में बी असर्टेन्ड एग्जैक्टली इन द केस ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी, पेटेंट राइट्स, ए एंड सी। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि डेप्रिसिएशन इनमें से किस सिचुएशन के ऊपर होती है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज और प्रॉपर्टी से मुराद ये होता है कि हमने अगर कोई जायदाद खरीदी है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो रही है। मशीनरी, पेटेंट राइट्स, ए एंड सी। तो यहाँ पे देखा जाए, आपको जैसे मैंने अभी बताया है कि जो लैंड है वो वाहद एक ऐसा एसेट है, या प्रॉपर्टी जो है वो वाहद एक ऐसा एसेट है जो कि बहुत कम डिक्रीज होता है, ज़्यादातर उनमें इंक्रीमेंट ही होता है। क्योंकि कोई भी अगर लैंड है, अगर हम उसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ तो एप्लीकेबल नहीं होगी। मशीनरी आपको पता है इस्तेमाल करने से उसमें कमी आएगी, तो मशीनरी या पेटेंट राइट्स अगर उन्हें इस्तेमाल करने से हमारे पास कमी आएगी। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट हो जाता है, हमारी गुडविल पे इफेक्ट हो जाता है, तो जो है वो भी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, अपनी वैल्यू को कम कर देती है। इसलिए यहाँ पे ए एंड सी आंसर ठीक होगा, क्योंकि मशीनरी और पेटेंट राइट्स ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सर्टेनिटी जो है वो काफ़ी होती है डेप्रिसिएशन की। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट शुड नॉट एक्सीड, यानी कि डेप्रिसिएशन कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कॉस्ट एसेट, डेप्रिसिएशन वैल्यू, मार्केट प्राइस, स्क्रैप वैल्यू। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि डेप्रिसिएशन किसी एसेट की डेप्रिशिएबल वैल्यू जितनी होगी उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट आपको पता है कि कोई भी चीज़ हम न्यू खरीदते हैं ऑब्वियसली वो महंगी मिलती है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो चेंजेस आ जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बात की है कि डेप्रिसिएशन वैल्यू जितनी भी उसकी होगी उतनी ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, या मार्केट प्राइस स्क्रैप वैल्यू के बराबर नहीं होती। तो इसका सही आंसर जो है वो डेप्रिशिएबल वैल्यू कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ तक हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, सॉरी एमसीक्यूज़ किए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, कुछ समझ ना आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो एमसीक्यूज़ रह गए हैं वो करेंगे, फिर उसके बाद इनका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।